दोस्तों को नमस्कार और स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 4, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय मी इटसेल्फ नीरज चौबे। सो चलिए दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है विच इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है। दोस्तों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब लोगों को अलग अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें लेटर 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के आखिरी में लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और वो लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी राइट्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो वहाँ की थी वो उनके राइट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इसका बेसिक रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। उनके राइट्स करने का एक जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री के लोग थे वो अपार्थाइड लॉ को फॉलो करते थे, और ये लॉ लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, राइट। अब वहाँ पर बेसिकली साउथ अफ्रीका में 3 तरीके के लोग रहते थे, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल एंड इंडियंस, ओके। और वहाँ पर ब्लैक पीपल और वाइट पीपल को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ मिल सके। इवन द डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर इतना ज़्यादा था कि वो ईजिली देखा जा सकता था। अब कैसे ईजिली देखा जा सकता था ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इस कदर था कि लोग एक दूसरे के हॉस्पिटल्स तक को यूज़ नहीं कर सकते थे। वहाँ ब्लैक लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल्स थे, वाइट लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल्स थे। ब्लैक लोगों का अलग बस स्टैंड था, वाइट लोगों के अलग बस स्टैंड थे। इवन दैट जो साउथ अफ्रीका की बेस्ट ज़मीनें थी, जो सबसे महंगी ज़मीनें, सबसे अच्छी ज़मीनें थी, वो वाइट लोगों के लिए रिजर्व थी, जबकि जो ब्लैक लोग थे वो गंदी जगह पे रहते थे, उनके लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारी सिनेरियो थी जिस रीज़न से वहाँ के लोग अपने राइट्स के लिए कि ये हमारा हक है कि हमें भी इक्वली ट्रीट करो एज आप जैसा ट्रीट कर रहे हो वाइट के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। सो ये स्ट्रगल बहुत सालों तक चला एंड फाइनली इस एंडलेस स्ट्रगल को जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे था 1994 में एंड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला इसके लीडर बने। बाद में नेल्सन मंडेला को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी एक्सेप्ट कर लिया गया, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो देश जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पर पहली बार कोई प्रेसिडेंट बना, और वो भी ब्लैक पीपल। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं विच इज़ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो सक्सेसफुल तभी हो पाती है जब उसके लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो पहले तरीके फर्स्ट वे ऑफ पार्टिसिपेशन की बात हम करेंगे यहाँ पर, और जो फर्स्ट वे ऑफ पार्टिसिपेशन है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है थ्रू वोटिंग, राइट। और ये वोटिंग होता कैसे है? तो ये वोटिंग होता है इन जनरल इलेक्शंस। तो जब भी जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे आप,
तो इंडिया में जो जनरल इलेक्शंस है ये हर 5 साल पे होता है बच्चों। कितने साल पे होता है? ये 5 साल पे होता है, राइट। और ये 5 साल के बाद लोगों को दोबारा राइट्स दिया जाता है कि वो अपने लीडर को चूज कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, कि उन्होंने प्रीवियसली क्या काम किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, ये जो इलेक्शंस है, जो जनरल इलेक्शंस है, वो इसलिए होते हैं ताकि लोग चेक कर सकें अपने प्रीवियस गवर्नमेंट के वर्क को और उसके अकॉर्डिंग उनको उनके रिवॉर्ड्स दे सके। रिवॉर्ड्स दे सके का क्या मतलब है? रिवॉर्ड्स देने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अगर गवर्नमेंट का वर्क बहुत ही सही है, जो भी पीपल के लिए या फिर जो भी लोगों के लिए होना चाहिए, तो लोग दोबारा उस गवर्नमेंट को चूज करेंगे और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए फिर से काम करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, सो वो लोग अपनी पावर ऑफ डेमोक्रेसी का यूज करके उस गवर्नमेंट को, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ वोटिंग यानी जनरल इलेक्शंस। प्लीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो ये टाइम होता है वोटिंग का, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें लोग अपने पावर को यानी पावर ऑफ डेमोक्रेसी को फील कर सकते हैं, जो कि हर एक इंडियन या फिर हर एक उस सिटीजन का राइट है जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहता है। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों, दूसरी वेज ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। और पिछले स्लाइड पे हमने कोशिश की थी पढ़ने की कि पहला तरीका होता है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, वो है थ्रू जनरल इलेक्शंस, राइट। बट जनरल इलेक्शन ही एक ऐसा तरीका नहीं है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कोई किसी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। सो अब हम दो और एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि साइलेंट तरीके से भी आप अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, और एक तीसरा तरीका है वो है कि आप या तो वायलेंस के थ्रू अपनी बात को गवर्नमेंट की तरफ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस साइलेंट और वायलेंस वे को समझने की कोशिश करते हैं। साइलेंट और वायलेंस वे, ये दोनों ही ऐसे तरीके होते हैं जब लोगों को अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी होती है, तो लोग इन दोनों तरीके का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब साइलेंट वे में या तो सिग्नेचर कैंपेन आ जाता है, या तो कैंडल मार्च आ सकता है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग अपना गुस्सा दिखाकर गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम वायलेंस के वे की बात करेंगे, तो वायलेंस में लोग धरना कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, और स्ट्राइक कर कर भी अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। सो ये जो कुछ तरीके मैंने आपको बताए, स्ट्राइक करना, धरना करना, कैंडल मार्च करना, सिग्नेचर कैंपेन करना, ये भी कुछ तरीके हो सकते हैं अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि जो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, वो होता है साइलेंट वे। बिकॉज साइलेंट वे से जब आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सो इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, कोई भी कंट्री के चीज़ों का नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं वायलेंस वे की बात करता हूँ, तो लोग बहुत ही ज़्यादा उपद्रव करते हैं, जिससे कि हमारे कंट्री के रोड्स का और भी कंट्री की बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। सो आई सजेस्ट यू कि अगर किसी को अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, सो उसे हमेशा ही हमेशा साइलेंट वे का यूज़ करना चाहिए, राइट। अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एंड ये दूसरा एस्पेक्ट है हमारा मास मीडिया। सो दोस्तों, कहा जाता है कि मास मीडिया जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये एक ऐसे तरीके हैं जो साइलेंट वे में आते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही यूनिक होते हैं।
क्यों अपने आप में यूनिक होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये अपने आप में यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास दो बेहतरीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनके पास दो बेहतरीन पावर होती है। और वो पावर क्या है? सबसे पहली पावर जो इनके पास है वो ये है कि ये हाईलाइट कर सकते हैं पब्लिक इश्यूज को इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एनी साइलेंट और वायलेंट वे। इन्हें सिंपली बस उसको रिकॉर्ड करना है जो भी पब्लिक की इश्यूज हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स पे उसको पहुंचाना है, राइट। और जो दूसरे इनका पावर होता है वो ये होता है, जो सबसे खतरनाक पावर होता है, सबसे यूनिक पावर होता है इनके पास, वो होता है मॉड्यूलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। मतलब ये अपने कंटेंट के बेसिस पे, अपने लॉजिक्स के बेसिस पे पब्लिक के ओपिनियन को चेंज तक करने की कोशिश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, ये जो मास मीडिया होता है इसके पास दो इंपॉर्टेंट पावर होती है। पहली, हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज, एंड द सेकेंड थिंग इज मॉड्यूलेटिंग पब्लिक ओपिनियंस, राइट। सो अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन में हमने इतने सारे वे ऑफ पार्टिसिपेशन को समझने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे काम करते हैं। दोस्तों अगले स्लाइड पे काम करते हैं और इस स्लाइड में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें ही क्यों। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पर भी होता है वहाँ पर इट माइट बी पॉसिबल कि वायलेंस हो, और अगर वायलेंस होता है सबसे पहले एक इन्फीरियर, वहाँ की जो सोसाइटी होती है उसमें एक इन्फीरियर अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी की डेथ हो जाती है उस वायलेंस में, इट क्रिएट्स अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, राइट। दूसरा रीज़न कि कॉन्फ्लिक्ट को क्यों रिजॉल्व करें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्रिएट कर देता है एक अनप्लीजेंट सिचुएशन किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इन दोनों रीजंस के कारण गवर्नमेंट को चाहिए या फिर वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, ओके। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स तब अराइज होते हैं जब दो लोग या दो ग्रुप, यानी या तो दो लोग या दो ग्रुप को ऐसा लगे कि वो इक्वली ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ओके। ये कब हो सकता है? जब दो लोगों को लगे कि वो इक्वली, दो लोगों को या दो ग्रुप को लगे कि वो इक्वली ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं या उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब डिस्क्रिमिनेट किन बेसिस पे किया जाता है? या तो उनके कल्चर के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उसके रीजन के बेसिस पे, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे और उनके रेसेस के बेसिस पे, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब दो लोगों को या दो ग्रुप को ऐसा फील हो कि उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, राइट। अब जब उन्हें ये फील होगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो वो स्ट्रगल करेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, या तो वायलेंस वे में या फिर साइलेंस वे में अपने राइट्स के लिए। तो जब वो अपनी राइट्स के लिए आएंगे और अगर मान लीजिए वो वायलेंस वे को यूज़ करते हैं तो वो उस सोसाइटी में, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में एक अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, जिससे अगर मान लेते हैं उसमें किसी की डेथ हो जाए तो इन सारे फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? तो इन सारे फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऊपर, ओके। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे। ठीक है, सो इस स्लाइड में हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि कॉन्फ्लिक्ट्स होता क्या है और क्यों इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और कौन उसको रिजॉल्व करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिवर इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जी बिल्कुल, रिवर भी कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स हो सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स होता है। जब भी कोई रिवर दो स्टेट या दो कंट्रीज से होके गुजरता है तो वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होता है। कैसे, इसे समझते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एक स्टेट है तमिलनाडु और दूसरा स्टेट है कर्नाटका, राइट। आप इसे मैप पे भी देख सकते हैं। ये रहा मेरा कर्नाटका जो ग्रीन पोर्शन में है और ये लाइट ग्रीन में है हमारा तमिलनाडु। अगर एक रिवर जो कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में जाती है, ये वो रिवर है जो कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये रिवर दो स्टेट्स के बीच से होकर गुजर रही है, राइट। अब इस रिवर पर दोनों का हक है, तमिलनाडु का भी हक है, कर्नाटका का भी हक है। लेकिन क्योंकि ये रिवर कर्नाटका से होके पास हो रही है, सो कर्नाटका इस रिवर के एंड में डैम बना सकता है जिससे पानी तमिलनाडु को नहीं मिले। और जब ये डैम ओवरफ्लो होगा तो कर्नाटका डैम खोल देगा जिससे तमिलनाडु में बाढ़ भी आ सकती है। सो ऐसी सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिब्यूनल क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक ऐसा सेट ऑफ लॉ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक ऐसा सेट ऑफ लॉ जो दो स्टेट्स या दो कंट्रीज़ के बीच में बनाया जाता है ताकि वाटर की जो सप्लाई है या फिर रिवर्स का जो पासेज है वो इक्वली और बिना एनी कॉन्फ्लिक्ट के हो सके, राइट। सो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि रिवर कैसे सोर्स हो सकते हैं और उस सोर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड के ऊपर बात करते हैं और अगली स्लाइड में हम दो बेहतरीन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे विच इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो जब भी आप इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं सो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इक्वालिटी एंड जस्टिस दो बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम ये क्यों कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इम्पार्शियल जस्टिस या इम्पार्शियल इक्वालिटी होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इम्पार्शियल जस्टिस या इम्पार्शियल इक्वालिटी होती है सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक आदमी की होती है और वो कौन होता है सर? वो होता है वो जो गवर्नमेंट उस डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्क कर रही है, ठीक है। और ये जो इक्वालिटी और जस्टिस होता है ये एक ही कॉइन के दो अलग अलग पहलू हैं, मतलब दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं एक ही कॉइन्स के। इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी के बिना जस्टिस अधूरा है और जस्टिस के बिना इक्वालिटी अधूरा है। मैं अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं हमारे, जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने दलित्स के लिए मतलब SC STs के इक्वालिटी और राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था और फाइनली उन्होंने इंडिया में उन्हें इक्वालिटी और उनका राइट्स दिलाया था, ठीक है। यहाँ मैं एक और बात कवर करने की कोशिश करूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो क्या है, वो ये है कि किसी भी कंट्री में अगर इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है तो उस कंट्री के डेमोक्रेसी को मीनिंगलेस एंड डायरेक्शनलेस माना जाता है। सो हमेशा याद रखिएगा किसी भी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री को तभी ही वैल्यू मिलती है जब वो उनकी कंट्री में इक्वालिटी एंड जस्टिस मेंटेन रहता है, राइट। ये दोस्तों अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं
कि सो फार हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ या नहीं। सो बेसिकली हमने 2 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में लेके चले थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिक वर्क क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो वो भी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बेसिकली 2 वर्क होते हैं, इक्वालिटी मेंटेन करना एंड जस्टिस मेंटेन करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करना, राइट। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर में वो ये था कि नीड ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत क्यों है और क्यों गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए, जिसके लिए हमने फॉलोइंग टॉपिक्स पढ़ा। पहला हमने पढ़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिवर्स एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो ये हमारा टोटल एस्पेक्ट था की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ये दोस्तों अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप ऐसी वीडियोस और एक्सपीरियंस कर सकें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें इस दिए हुए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम मेल प्रोफाइल पे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।